हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज के सेशन में अगेन 30 एमसीक्यूज हम करेंगे और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 900 एमसीक्यूज के एनालिसिस वीडियोस हमारा जो दूसरा चैनल है क्रिंस कॉमर्स जोन उसके अंदर अवेलेबल हैं और उसकी जो पीडीएफ है 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ विद 10 मॉक टेस्ट, उसके साथ मॉक टेस्ट भी हैं। अकाउंटेंसी के हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कुल मिलाकर 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके लिए दोनों ऐप के अंदर अवेलेबल, क्रिंस कॉमर्स जोन की और विंग्स एक उड़ान दोनों की ऐप के अंदर। और एक चीज़ और कि जो हमारे मॉक टेस्ट हैं 10 उसके एनालिसिस वीडियोस भी हैं। आप टेस्ट देने के बाद एनालिसिस वीडियोस देख के अपनी जो भी आपने गलतियां की उनको सुधार सकते हो। और अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो विंग से अकाउंटेंसी का, तो आपके फ़ायदे की बात बता देता हूं कि आपको अप्लाई करना है एक कूपन कोड अप्लाई करना है। किरण सर के नाम से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ उसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रिसाइज नोट्स बना रहा हूँ टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि देखो अच्छी चीज़ बनने में ना टाइम लगता है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। बहुत जल्द मैं वो लेके आऊँगा, प्रॉमिस किया था लेके आऊँगा, 1-2 दिन लेट हो गया लेकिन लेके आऊँगा, ये प्रॉमिस है। तो वो भी बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ। और लाइव सेशन हफ्ते में 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप देख सकते हो क्रिंस कॉमर्स जोन पर, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट करते हैं 30 डेली, यानी हफ्ते में 4 दिन। जानकारी खत्म, अब एमसीक्यू शुरू। पहला एमसीक्यू, द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल विल बी। इंटरेस्ट एंड कैपिटल की एडजस्टमेंट कहाँ होगी? सबसे पहली बात क्या लिखा है? एडजस्टमेंट। इसका मतलब जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो एडजस्टमेंट में दिया है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। तो मैंने आपको कहा था जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो 2 जगहों पे आती हैं, जिसमें एक कॉमन है बैलेंस शीट और दूसरी जगह डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल। देखिए, बिजनेस ओनर को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और ये जो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सबसे पहले वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा था बैलेंस शीट में भी आएगा, तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है वो ऐड हो जाता है। पहले मैं बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों आता है, क्योंकि मैंने कहा एक्सपेंस डेबिट साइड में ही आएंगे, लेकिन क्योंकि ओनर वो इंटरेस्ट कभी कैश में लेता नहीं है तो अल्टीमेटली वापिस से उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक जो इंटरेस्ट है उसको डेबिट साइड में लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्यों डेबिट साइड में लेते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं हम डेबिट साइड में लेते हैं, और कैपिटल में हम उसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड कर लेते हैं? क्योंकि जो हमने एक्सपेंस दिखाया था वो जनरली हमने पे नहीं किया, तो वापिस से हमारी कैपिटल कम हुई थी बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। लेकिन जब वो ओनर जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेता तो वापिस से वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो 2 जगह हमें दिखाना है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैपिटल में हमें ऐड कर देना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब इससे पहले कि मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करूं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दोनों की बिल्कुल रिवर्स जो है ट्रीटमेंट है। जैसे इंटरेस्ट एंड कैपिटल डेबिट साइड में आता है क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्यों? ड्राइंग्स ओनर ने की तो ओनर क्या करेगा? बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, इसलिए वो इनकम भी है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी, कैपिटल में इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम ऐड करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स में ऐड करके फाइनली हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो मैंने कहा रिवर्स ट्रीटमेंट है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका निकल जाएगा, पता चल जाएगा आंसर क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, अगेन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग एडजस्टमेंट है। तो मैंने कहा एडजस्टमेंट के 2 घर होते हैं, ठीक है ना, 2 एड्रेस होते हैं। यहां पर पहले में लिखा है डेबिट साइड और प्रॉफिट लॉस, ये दोनों में सीधे क्रॉस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि 2 जगह पे आएगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन जो थी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट हाफ ट्रू है, लेकिन पूरी नहीं। आते हैं थर्ड पे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्यों भाई? क्योंकि ड्राइंग्स ओनर करता है और ओनर जो इंटरेस्ट देगा वो बिजनेस के लिए एक इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में आती है। और दूसरा मैंने कहा था कि जो ड्राइंग्स हैं कैपिटल में, ड्राइंग्स पहले तो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ऐड किया जाता है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। कैपिटल में जो भी आपकी कैपिटल होगी उसके अंदर जो आपकी ड्राइंग्स हैं, एक तो वो प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी ऐड कर दिया जाता है। ये दोनों चीज़ों को ऐड करके कैपिटल में से हम माइनस करते हैं। तो खैर पूरी लाइन नहीं लिखी यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है
एडिड टू द ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स में ऐड हो जाता है, लेकिन फाइनल ट्रीटमेंट क्या है कि कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। इंटरेस्ट इन कैपिटल ऐड किया जाता है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स माइनस की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डेबिट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट आइटम कौन कौन सी हैं? देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसकी जो डेबिट साइड होती है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस बराबर और लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं। यही है रूल होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ग्रॉस लॉस, यस ये तो है। ग्रॉस लॉस एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस ये दोनों ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, ना कि डेबिट साइड में। तो चलिए आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज, देखो यहां पर डेप्रिसिएशन सिंपल डेप्रिसिएशन दी है। अगर आपको सिंपल डेप्रिसिएशन दी है तो आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में आएगी डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं उसकी डेबिट साइड में। लेकिन अगर यही डेप्रिसिएशन एज एन एडजस्टमेंट दी होती, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पूछेंगे सर वो तो बैलेंस शीट में एसेट में से भी माइनस होती है अगर वो कब दी हो? एडजस्टमेंट दी हो। डेप्रिसिएशन सिंपली दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एज एन एडजस्टमेंट यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा और बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है जिस पर वो डेप्रिसिएशन लगी है। तो एडजस्टमेंट के केस में दो जगहों पे आएगी, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से माइनस कर दी जाएगी एसेट साइड में। लेकिन अगर सिंपल डेप्रिसिएशन है जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है तो इस केस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आंसर रहेगा बी। चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस में क्या नहीं आता? देखिए इसको जरा ध्यान से समझना। ये मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट। इसमें ओपनिंग स्टॉक सपोज करो कि मैं कहता हूं 30,000 का है और इसमें नेट परचेजेस हैं 70,000 की, यानी कुल मिला के दोनों को मिला के टोटल 1 लाख है। अब जो टोटल मेरा 1 लाख बना, ये ऐसे रफली बता रहा हूं, टोटल मेरा कितना बना? 1 लाख। ये मेरे पास स्टॉक था, मान लो इसमें से मैंने बेच दिया 70,000 का, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट माइनस की है मैंने, तो मेरे पास कितने का स्टॉक बचा? 30,000 का। ये मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये मुझे अब यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब मैं पूरा 1 लाख का स्टॉक दिखा रहा हूं, ये पूरा 1 लाख का स्टॉक है, इसी में से 30,000 बचा है ना, तो मुझे क्यों इसको अलग से यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा 1 लाख दिखा चुका हूं जिसमें ये 30,000 भी है, तो मुझे इसको नहीं दिखाना। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर आपके पास एडजस्टेड परचेजेस दी हो, क्या दिया हो? एडजस्टेड परचेजेस, तब आपने क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, ठीक है, जैसे कितना यहां पे 30,000, और साथ में आपने दिखानी है परचेजेस। कितनी परचेजेस थी? 70,000। यहां पे भी आपने 1 लाख दिखाया ना, यहां पे भी 1 लाख दिखाया, लेकिन यहां आपने ओपनिंग स्टॉक दिखाया, यहां आपने कौन सा स्टॉक दिखाया? क्लोजिंग स्टॉक। हालांकि दोनों बराबर हैं लेकिन अलग अलग भी आ सकते हैं, तो यहां पर आपने क्या दिखाया? क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो अब यहां पर मैंने एडजस्टेड परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाया, उसका भी रीजन बता दूं। पहले इसका रीजन आपको समझ आ गया कि क्यों मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अब यहां पर क्यों मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाया? देखिए इसका पूरा जो है आपकी जो एडजस्टेड परचेजेस होती है ना, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर इंक्लूडेड था, लेकिन जब मैंने एडजस्टेड परचेजेस ली, जो कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके आता है, तो इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यानी इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड यहां पे कर लिया, यहां पे लिख लिया। और ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा? देखो ओपनिंग स्टॉक को तो मैंने प्लस कर दिया हुआ ऑलरेडी इसके अंदर, तो क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसलिए ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दिया। तो आप याद रखो ट्रायल बैलेंस में जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते। कब दिखाते हैं? जब एडजस्टेड परचेजेस दी हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो, तब आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाना। आई होप ये क्लियर है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। द एरर विच इफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी, ऐसा कोई एरर जो ट्रायल बैलेंस को मिसमैच करे, यानी उसका जो टोटल है उसमें डिफरेंस ला दे, वो कौन सा होगा?
एन एरर ऑफ ओमिशन फ्रॉम ओरिजिनल रिकॉर्ड। देखो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, यानी जर्नल ही नहीं बनाई, जिसकी ओरिजिनल रिकॉर्ड कौन सा हो गया, जर्नल। आपने जर्नल नहीं बनाई, तो जब आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की, इसका मतलब ना डेबिट साइड में कुछ आया ना क्रेडिट साइड में कुछ आया, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस तो बराबर ही आएगा। तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया। ये मैंने बड़ी बार पहले भी बताया कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, मैंने गलती से 500 यहाँ ज़्यादा लिख दिया, फिर मैंने एक और गलती की, क्रेडिट साइड में 500 ज़्यादा लिख दिया, अल्टीमेटली क्या हो गया, दोनों टोटल तो बराबर हो गए ना। तो कंपनसेटिंग एरर ऐसा होता है जहां पर एक एरर दूसरे एरर को न्यूट्रलाइज कर देता है या नल कर देता है, नलीफाई कर देता है। तो उससे भी हमें हमारा ट्रायल बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों बैलेंस बराबर आएंगे। हाँ, एरर इन बैलेंसिंग द अकाउंट, जब हमने अकाउंट बैलेंस की, यानी लेजर अकाउंट, हम लेजर बनाते हैं ना, तो ये मेरी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, अगर बैलेंस करते वक्त मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यानी जो टोटल है वो गलत कर दिया या बैलेंस गलत निकाल दिया, तो उससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे फर्क आएगा, क्योंकि जितना मैंने बैलेंस गलत लिखा होगा उतना ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मिसमैच करेगा। तो ये एरर अगर हम करेंगे तो उससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा, बाकी एरर्स पे नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी यही था, द एरर विच इफेक्ट द एग्रीमेंट, कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को, यानी टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री करेगा, दैट इज एरर इन बैलेंसिंग द अकाउंट। सी इज द राइट आंसर। नेम द कॉमन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का कॉमन मेथड कौन सा है। टोटल मेथड भी है, बैलेंस भी है, टोटल बैलेंस सारे ही हैं, लेकिन जो कॉमन मेथड है दैट इज बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड कौन सा होता है कि जिसमें हम लेजर्स बनाते हैं, इस तरह से आपको पता ना लेजर बनती है, तो लेजर का बैलेंस निकाला जाता है, कभी ये वाली साइड बड़ी आती है, कभी ये वाली साइड बड़ी आती है। तो उन बैलेंसेस को लेकर जो भी बैलेंस बनता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ बना या टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ बना, इन्हीं बैलेंसेस को लेकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब इन बैलेंसेस को लेकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस मेथड, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज, देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो कैश बुक है उसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वही पासबुक का कौन सा होता है, पासबुक का, कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव, यानी उलट होता है। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस क्या बराबर होता है, यानी दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्या आता है, पॉजिटिव। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव इफ इट इज, बैंक बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है, कब, पहला छोड़ रहा हूं अभी, क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक। देखिए अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन से पहले कि जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो क्रेडिट बैलेंस का पासबुक पॉजिटिव होता है। जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है वो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस भी कैश बुक का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये दोनों ही है। कैश बुक बैलेंस, अब यहां पर थोड़ी सी ना कमी है जानकारी की, क्योंकि जो कैश बुक का बैलेंस होता है, कैश कॉलम का तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन जो बैंक कॉलम होता है ना उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है बैंक कॉलम का तो पॉजिटिव, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है बैंक कॉलम का तो नेगेटिव। तो क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में है इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये डेबिट बैलेंस की ही बात हो रही है, बैंक कॉलम वाले की। किसकी, बैंक कॉलम की, क्योंकि कैश कॉलम तो हमेशा ही डेबिट होता है, कैश कॉलम हमेशा डेबिट होता है, याद रखना कैश बुक का। बैंक कॉलम डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, टू कंपेयर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश कॉलम एंड पासबुक बैलेंस, to compare opening balance bank balance as per passbook with the balance at the end of the year, to compare balance as per passbook with bank balance as per cash book, none of the above। देखिए इसका आंसर है कि कंपेयर करना जो हमारा पासबुक का बैलेंस है उसको हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर गुड्स फायर से, आग लग से डिस्ट्रॉय हुए तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, देखो डेबिट किसको करेंगे, लॉस, लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, लॉस बाय फायर डेबिट टू। जब भी गुड्स
डिस्ट्रॉय होंगी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे आग लगी या गुड्स हमने डोनेट कर दी या अर्थक्वेक आ गया या लॉस इन ट्रांजिट हो गई, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कभी भी गुड्स हमारी मतलब जाएंगी बिकॉज सेल्स को छोड़कर, तो हमेशा परचेज को ही हम क्रेडिट करेंगे। तो याद रखना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिट टू, क्रेडिट हमेशा किसको करेंगे? परचेज को। गुड्स के केस में जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और गुड्स जब भी हमसे जाएंगी तो रिवर्स एंट्री में हमेशा परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू परचेज अकाउंट। हाँ, अगर डेबिटेड का क्वेश्चन पूछा होता, गुड्स लॉस बाय फायर शुड बी डेबिटेड टू, तो इसमें नन ऑफ द अबव आता, क्योंकि डेबिट हम किसको करते? इन दैट केस डेबिट हम करते लॉस बाय फायर को, ना कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिट टू, अगर हमने ऑफिस फर्नीचर बेचा, उसकी सेल की, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? सिंपल जी, कैश अकाउंट, या अगर चेक से की तो बैंक अकाउंट, टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। हम किसको क्रेडिट करेंगे? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को। सेल अकाउंट को तब क्रेडिट किया जाता है जब हम गुड्स बेचेंगे, हम अपना जो स्टॉक जिसमें हम डील कर रहे हैं वो बेचें, तब सेल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अदरवाइज जिस एसेट को बेचेंगे उसी को क्रेडिट किया जाएगा। पूछा होता है डेबिट किसको करते हैं? डेबिट, तो आपके सामने कैश। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन इज शोन, हमने लोन दिया था, उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। देखिए, अगर रिसीव हुआ इट मीन्स कि हमारी इनकम है, और इनकम कहाँ जाती है? दो ही जगह है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो सेल्स आती है एज एन इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी अदर इनकम्स, बाकी जो इनकम्स हैं। तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ सेल आती है। इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट यस, हमारा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में इनकम्स, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमें लेना है। परचेज ऑफ टाइपराइटर फॉर यूज इज डेबिटेड टू, हमने टाइपराइटर खरीदा तो किसको डेबिट करेंगे? भाई जो चीज खरीदी है उसी को डेबिट करेंगे, तो टाइपराइटर अकाउंट को ही डेबिट करूंगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट तब डेबिट किया जाता है अगर गुड्स की बात हो रही हो, अगर मैंने गुड्स खरीदी बेचने के लिए, तब परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया तो किसको डेबिट करेंगे? भाई रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो उस एक्सपेंस को ही लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। याद रखना, जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो नाम से कोई मतलब नहीं रहता। कि कोई बच्चे बोलेगा सर लैंडलॉर्ड को क्यों नहीं डेबिट किया? भाई सिंपल सा रीजन है, जब हम कोई पेमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो रीजन हो सकता है एक्सपेंस, तो याद रखना नाम को कंसिडर नहीं करना है। जब आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो तो हमेशा उस एक्सपेंस को ही डेबिट करोगे। तो आपको किसको डेबिट करना है? रेंट अकाउंट को। और किसको क्रेडिट करना है? कैश दिया तो कैश अकाउंट से, चेक दिया तो बैंक अकाउंट से। नेक्स्ट इज इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड द इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड इन, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो मैं क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो उसके लिए हमें करंट अकाउंट बनाना होगा इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब यहां पर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट डेबिट ऑफ करंट अकाउंट या क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट कहां पे आएगा? तो देखिए, मैंने कहा था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इस तरफ जितने भी एक्सपेंस हैं वो आते हैं, पार्टनर्स के खर्चे आते हैं, इस तरफ इनकम्स आती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए एक खर्चा है, और जितने भी खर्चे हैं वो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं तो डेबिट साइड में आएगा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। चलिए जी, अगर ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, फ्लक्चुएटिंग अभी फिक्स लिखा है, तो डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट होता है इन दैट केस। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट? नहीं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा है, क्योंकि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन ही नहीं सकता, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, ना कि बैलेंस शीट का पार्ट है वो। चलिए जी आगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसकी जो प्रिपरेशन है वॉलंटरी है, कंपलसरी है, नीदर ए और बी है, और ए और बी अबव। देखिए, ट्रायल बैलेंस की जो प्रिपरेशन है हम बनाते क्यों हैं? कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो, हमें शक हो कि जहां बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है ना, वहां जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई गलती ना हो गई हो।
तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। अगर आपको अपने पे भरोसा है और आपका छोटा मोटा बिजनेस है, बहुत कम ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वॉलंटरी है, ठीक है। बिना ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि बनाएं, बिना ट्रायल बैलेंस के भी आप जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बना सकते हो। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, वॉलंटरी है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं। क्या ट्रांजेक्शन्स हैं देख लेते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एसेट्स के अंदर एक तो कैश आ गया, उसने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी आ गया। पेड पेन ₹200, पेन पेन नहीं होगा, ये रेंट होगा मेरे हिसाब से। पेन क्या है, ये रेंट होगा, ठीक है, तो छोड़ दो इसको। परचेज गुड्स, तो स्टॉक हमारे पास आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो जी, उसने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो कैश आ गया 20,000। फर्नीचर परचेज किया तो 2,000 का फर्नीचर आ गया, लेकिन 2,000 हमारा कैश भी तो कम हुआ उससे। पेड पेन की जगह मैं रेंट कर देता हूँ भैया, रेंट है 200 रुपये, तो रेंट 200 रुपये पे किया। पहले ये इक्वेशन देख लो कितना हो गया। अच्छा, बिजनेस शुरू किया, कितने से शुरू किया, 20,000, तो वही हमारी क्या हो गई, कैपिटल, ठीक है। फिर उसने, एक मिनट, थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया। सबसे पहली ट्रांजैक्शन तो है उसने बिजनेस शुरू किया 20,000 से, तो ये उसकी कैश और यही उसकी क्या बन गई, कैपिटल। फिर उसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो मैं सीधा यहाँ लिखूंगा 2,000 का फर्नीचर आया, लेकिन 2,000 यहाँ पे कैश कम हो गया, मैंने एडजस्ट किया, ये 18,000 प्लस 2,020, और यहाँ पर भी देखो कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो वो तो 20 ही रहेगी। उसके बाद पेड रेंट, मैं रेंट मान के चल रहा हूँ कि रेंट पे किया 200 रुपये। अगर 200 रुपये रेंट पे किया तो कैश आपका 200 कम हो जाएगा, और जितने भी एक्सपेंस हैं कैपिटल में से कटते हैं, तो कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी। ये बचा 17,800 प्लस 2,000, ये मैंने गलती से 20,000 लिख दिया था, 2,000 19,800, तो यहाँ पर भी टोटल 19,800 बराबर हो गया। उसके बाद परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदी उधार पर, स्टॉक है तो स्टॉक में यहाँ बढ़ा लूंगा, स्टॉक के नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, स्टॉक मेरा कितना है 3,000, उधार खरीदा, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी भी 3,000 बढ़ गई। अब नेट टोटल करके देखते हैं क्या आ रहा है। नेट टोटल 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000, यानी 22,800, और यहाँ पर भी 22,000, ये 19,801 प्लस 3,000, कुल मिला के दोनों साइड से आपकी 22,800 आ रही है। तो देख लेते हैं आंसर, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू 22,800, ये हमारा सही आंसर है। आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया इसको, क्लियर हो गया। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। If total assets of business are rupees 3 lakh and capital rupees 2,40,000, then creditor will be, ये भी अकाउंटिंग क्वेश्चन का ही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही है। अगर बिजनेस के टोटल एसेट्स 3 लाख के हैं, ठीक है जी, और कैपिटल आपकी 2,40,000 के, तो क्रेडिटर्स कितने के होंगे, यानी लाइबिलिटीज कितनी होंगी। सिंपल डिफरेंस कर लो दोनों का 60,000 का, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। चलिए जी बढ़ते आगे। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यस, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, यस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टी, यस, सारे ही हैं भाई, डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यस, प्रूफ इन कोर्ट, यस, हेल्पफुल इन द डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यस, सारी ये सारी इसकी जो है एडवांटेजेस है अकाउंटिंग की। द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन कौन से हैं। ओनर बिल्कुल यूज करता है, इन्वेस्टर भी करता है, क्रेडिटर भी करता है, सारे इसके यूजर हैं। आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन क्वेश्चंस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं दे भी नहीं रहा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फालतू में एक्सप्लेनेशन देने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप सबको ये छोटे मोटे तो आते ही हैं। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्नड वन, रेवेन्यू कब हम मान लेते हैं कि हमने अर्न कर लिया, कब, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज डन, सेल इफेक्टेड, परचेज इज इफेक्टेड। ये क्वेश्चन लाइव सेशन में भी मैंने पूछा था। तो कब रेवेन्यू को हम एज ए रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, जब हम सेल करते हैं। डजंट मैटर कि कैश कब मिला, याद रखना ये हमारा जो एक्रूअल कंसेप्ट है या मैचिंग कंसेप्ट है, यही कहता है कि आप अपनी इनकम को तभी इनकम मान लोगे जब आप गुड्स की डिलीवरी दे दोगे। डजंट मैटर आपको कैश कब मिला, आपको पैसा कब मिल रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार आपने डिलीवरी दे दी गुड्स की तो आप उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। बढ़ते हैं आगे।
देयर इज सी चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, द वर्ल्ड टुडे हैज बिकम, वर्ल्ड क्या बन गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है, ग्लोबल विलेज। चलिए जी नेक्स्ट। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट ₹40,000 ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट वॉज सोल्ड एट 60%, 60% रियलाइजेशन, अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, हम अकाउंट को किसके साथ क्रेडिट करेंगे। अब देखो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 40,000 का, जब डिसॉल्व हुई फर्म तो उसको हमने बेचा 60% पे, तो 40,000 का सीधा 60% कर लो, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही मिलेगा ना जितने का एसेट बेचोगे, तो 40,000 का 60% कितना हो गया, 24,000। डी इज द राइट आंसर। On the dissolution of firm, there was an unrecorded asset of ₹5,000 and it was taken over by a partner at 50%. Partners capital account will be debited by, partners capital account को हम किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, भाई सिंपल सी बात है, 5,000 का है एसेट और 50% प्राइस पे उसने ले लिया, तो 5,000 का 50% हो गया 2,500, तो 2,500 के अमाउंट से हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द एसेट ऑफ रिलेशन अकाउंट, एसेट्स टू रिलेशन अकाउंट होगा विच इज नॉट टू बी ट्रांसफर। जब हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब फर्म डिसॉल्व होती है, तो उसमें हम रिलेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि एसेट्स को बेचा जाएगा, जितने भी एसेट्स हैं उनको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद बेचा जाएगा। लेकिन बैंक अकाउंट को हम ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि बैंक अकाउंट को हम रियलाइज नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी ये तो पड़ा हुआ बैंक में जो पैसा पड़ा है उसको बोलेंगे, तो इसको हमें रियलाइज नहीं करना, ये तो ऑलरेडी हमारे पास हार्ड कैश है, तो बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जाता। एंड द लास्ट इज इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स, अगर फिक्स्ड अमाउंट हम हर क्वार्टर में विड्रॉ करेंगे तो जो टोटल ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। देखिए सिंपल मैंने बताया था, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है तो साल में 12 महीने प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 15/2 7.5 मंथ। याद रखो फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर मान लो लास्ट डे होता तो 12 - 3 कर लेते, ठीक है। और अगर ये बिगिनिंग वाला है, ये मिडल एंड वाला है, और अगर मिडिल वाला हो, मिडिल वाला वो भी लिखवा देता हूं, मिडिल में क्या करना है, सीधा 12/2, बिगिनिंग होगा तो +3, एंड होगा -3, और मिडिल होगा तो ना प्लस ना माइनस, सीधा 12 को 2 के साथ डिवाइड करके अपने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। फिलहाल इसका आंसर रहेगा 7.5 मंथ। तो ये थे आज के MCQ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।